Hello friends, teachers. I am Sujata Parulkar, TGT English from JNV Badwani, and our question is discuss the characteristics of effective communication. यानी कि कम्युनिकेशन बातचीत के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें आती हैं. एनालाइज द ड्रॉबैक्स इन योर क्लासरूम. आपकी क्लास में क्या ड्रॉबैक्स है, क्या कमियां हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव आप अपनी बात को बच्चे नहीं समझ पाते या बच्चों की बात को आप नहीं समझ पाते, क्या गैप है. और राइट अ रिपोर्ट ऑन द मेजर्स, और इसमें क्या मेजर्स आपने लिए, और लास्ट में हाउ यू इम्प्लीमेंटेड इट, और आपने कैसे उसको अपनी क्लास में शुरू किया, कैसे आपने उसको लागू किया. तो ये 4 चीज़ें लिए हुए ये क्वेश्चन, और इसको हमें अपने 500 वर्ड्स में 200 वर्ड्स में भी हम डिवाइड 125 वर्ड्स में भी डिवाइड करेंगे तो 500 वर्ड्स हो जाएंगे. चलिए तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. पहला, सबसे पहले हम समझ लें कि कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन बातचीत होती है जिसमें कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. एक आपकी क्लास में कम्युनिकेशन क्लाइमेट होना चाहिए. क्लाइमेट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. जो एडलर एंड ब्रॉडमैन है उन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज नॉट व्हाट वी डू टू अदर्स. हम जो दूसरों के साथ करते हैं वो कम्युनिकेशन नहीं है, व्हाट वी डू विथ अदर्स, यानी कि जब हम उनके साथ करते हैं वो होता है कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले जब मैं बात करते हैं हम लोग, तो अगर आप किसी से बात करें तो आप कहते हैं ना, अरे उसकी बात समझ में ही नहीं आई, उसका वर्ड्स ही समझ में नहीं आ रहे थे, वो क्या कहना चाह रहा था, कंफ्यूजिंग था. तो ये कम्युनिकेशन की कमियां हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ये 9 पॉइंट मैंने लिखे हैं, है ना, जिसमें कि आपको क्लियर मैसेज, आपको बिल्कुल क्लियर संदेश होना चाहिए, आपके इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल होने चाहिए क्लियर कट. मुझे अभी भी याद है, हम लोग गुंटूर ट्रेनिंग में गए थे, तो वहाँ जो मैडम ट्रेनिंग के लिए आई थी उन्होंने हम लोग से कहा कि आप बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दीजिए इंस्ट्रक्शंस का. और हम सब टीचर्स वहाँ लंबे लंबे कंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस हमारे लंबे थे, लेकिन वो जो मैम थी उन्होंने हम लोग को टेक्निक बताई कि कैसे आपको करना है ना. डू क्वेश्चन नंबर 5, These are the objectives, है ना. इस टाइप से उन्होंने बताया कि बिल्कुल क्लियर कट आपका होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिगुअसनेस नहीं होनी चाहिए, बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कंसाइज, टू द पॉइंट, करेक्ट, कंप्लीटनेस, कंप्लीट हो, कोहेरेंट हो, आप आपस में एक दूसरे को वो लेके चलें, कंसिडरेट करें, एक दूसरे को समझें, कर्टेसी हो, कॉन्क्रीट हो, ठोस, कंसिस्टेंसी, लगातार, ये लगातार बने रहे. यानी कि आपकी ऐसे नहीं हो कि टूट गई बातचीत कम्युनिकेशन, फिर आप चुप हो गए, फिर थोड़ी देर बाद बोले तो ऐसा लगता है बात खत्म हो गई थी क्या, अरे फिर बोले. तो जैसे कई बार आप देखो कई लोग स्पीच देते हैं तो बड़े लंबे लंबे पॉज लेते हैं या कई ऐसे करते हैं, तो वो क्या होता है, उससे आपका डिस्टर्ब होता है, आपका कम्युनिकेशन उससे नहीं हो पाता प्रॉपरली. यानी कि हमको कम्युनिकेशन में रैंडमली एक स्पीड में, एक टोन में, एक पिच पे, एक अच्छे से हमको अपनी बात को रखना है, अदरवाइज हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा. कई इसमें हम देखेंगे कि, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मेन ले लिए, तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक हर आप एक को भी 2-2, 3-3 लाइन में लिखेंगे तो आपके ये ऑलमोस्ट 50-60 वर्ड्स हो जाएंगे. फिर हम आगे बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट पहला वाला पॉइंट है वो क्या है कि क्या है कम्युनिकेशन में हमारे मेन चीज़ें क्या हैं, उसको हम पहले लेंगे कि मेजर्स, क्या मेजर्स हम लेना चाहते हैं, क्या हमारी सीमाएं रहेंगी, अपनी क्लासरूम को कैसे हम इम्प्रूव करें. तो सबसे पहले इसके लिए हम इम्प्रूव करने से पहले हमें ये तो पता हो कि हम इम्प्रूव करना कहाँ है. तो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए और नॉन वर्बल भी इफेक्टिव होना चाहिए. तो जो कम्युनिकेशन सबको पता ही है 2 तरह का होता है, जिसमें एक हम बोल के करते हैं और एक बिना बोले हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो करते हैं. तो ये बहुत हाई रेंज ऑफ इमोशंस होते हैं, इसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं. तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको वर्ड्स को बहुत केयरफुली, सबसे पहले हम वर्बल को ही ले रहे हैं कि कैसे हमको अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली लेना है. जैसे कि हमने कहा कि डोंट वरी, होप ऑल इज वेल विथ यू, है ना. टीचर अगर जाके बच्चों से ये बोल दे, बच्चे से बात कर रहा है, तो बच्चा जो टूटा हुआ है या उसके मन में कुछ है, वो थोड़ा सा ट्रस्ट पैदा होगा, बजाय इसके कि हम ऐसे बोलते दिमाग नहीं है क्या, है ना. तो ये बच्चा ह्यूमिलेट हो जाता है, जैसे हम डोंट हैव ब्रेन्स. तो इस टाइप की लैंग्वेज को बच्चों से हमको नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे वर्ड्स जो हैं हमको बहुत केयरफुली चूज करने हैं. फिर हमारा दूसरा आता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या होता है, हम जब हम इस ट्रेनिंग में गए थे CPGT की, तो वहाँ पे हम लोग को एक गेम खिलाया गया था. उसमें कहा गया था कि आपको बोलना है और इसमें आई वर्ड का यूज़ नहीं करना. आप ये गेम अपनी क्लास में खिला के देख सकते हैं कि आपको आई वर्ड का यूज़ नहीं करना है.
आप बोलिए, बात करिए, लेकिन हमने देखा कि हम लोग सभी टीचर्स ज़्यादातर बहुत दिमाग लगाया तो भी 5-6 सेंटेंस के बाद सब उसमें आई शब्द, आई के मैं, आई। अब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले हम थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये देखिए, ये वाला है जो स्लाइड है कि आई वर्स स्टेटमेंट वर्सेस यू स्टेटमेंट, ये टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है। जब हम कहते हैं कि आई सी, आई फील, आई थिंक, आई वंडर, आई करके जब हम बोलते हैं ना, तो ये तो ठीक है। यू करके, यू स्टेटमेंट क्या है? ब्लेमिंग है। यू स्टेटमेंट क्या होता है कि जब आप दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो हमको ऐसे स्टेटमेंट्स को यूज नहीं करना है, हमको ज्यादातर आई से ही करना है। हम आई बहुत कम यूज कर रहे हैं, यू को हम ज्यादा करते हैं। यू शुडंट से दैट, यू डिडंट, इसमें क्या ब्लेमिंग है, तो देखिए रॉन्ग है, ये राइट है, तो ये टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है। फिर बट वर्ड भी अपने आप में नेगेटिव है, इसको हम डिफेंसिव के लिए एंड वर्ड को यूज करिए, ये क्रिएटिव है, इफेक्ट करता है, नॉन डिसर्व। इट वर्सेस आई, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि हम बोलते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरैक्ट विद मिस्टर राज, और दूसरा हम कहें आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू इंटरैक्ट विद मिस्टर राज। दोनों में देखिए आप अंतर कि बहुत मुश्किल है मिस्टर राज के संग इंटरैक्ट करना, या मेरे को बहुत मुश्किल होता है इंटरैक्ट करना। तो आप देखिए एक में ब्लेमिंग है और एक में नॉन ब्लेमिंग है, तो ये हमारी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। और लास्ट वाला है क्वेश्चन वर्सेस स्टेटमेंट, यानी कि हमको इसमें क्वेश्चन की जगह स्टेटमेंट करना है। जैसे अगर हम बोलते हैं शुड वी टेक आउट अवर क्लास टू द ग्राउंड टुडे, क्या आज हम धूप में चलें क्या, बजाय इसके लेट्स टेक द क्लास आउट टू द ग्राउंड टुडे, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो कहने का मतलब यही है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये पॉइंट से क्या है। फिर दूसरा पॉइंट आता है अवॉइड लेबलिंग, यानी बच्चे को हमको लेबल नहीं करना है। लेबल से मतलब बच्चे के ऊपर कोई एक, जैसे अपन कहते थे ना कि ये बच्चा पढ़ाकू है, सीधा है, होशियार है, बुद्धिमान है, कमजोर है, ये क्या है, ये लेबलिंग है। ये इससे क्या, अगर आप किसी बच्चे को देखिए, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाकू कह रहे हैं या कमजोर कह रहे हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव इमोशंस जा रही हैं, है ना। अगर आप किसी बच्चे को कह रहे हैं कि सीधा है ना, बहुत वो है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप उसकी सिंपैथी को ले रहे हैं, एडमिरेशन उसको कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारी लेबलिंग से बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट कम हो जाता है, उनकी सेल्फ स्टीम, जो उनकी अपने प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ एफिशिएंसी होती है, वो कम हो जाती है, उनका माइंडसेट भी हम इफेक्टिव होता है। तो हम धीमे धीमे उनका माइंडसेट ऐसा ना करें, है ना, कि बाकी बच्चे भी फिर उसी दिशा में सोचने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं अरे ये कमजोर है, तो फिर वो बच्चे अपने आप को थोड़ा सा धीमे धीमे करके कमजोर ही समझने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जामिन प्री ऑक्यूपेशंस माने प्री जजमेंट। कई बार हम लोग बहुत ही जज कर लेते हैं। जैसे मैं कि आपको यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बच्चा था, वो स्टाफ रूम में जाता है, उसके साइंस की कॉपी है उसके एग्जाम की, और वो कुछ टीचर से बात करने गया है। क्या बात करने गया अभी नहीं बता, बच्चे ने कुछ बात भी नहीं की, वो खड़ा था। तो उसकी साइंस टीचर उसको वहाँ पे देख लेती है, और जैसे ही उसकी साइंस टीचर वहाँ पे उसको देखती है तो बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गए नंबर बढ़वाने के लिए, है ना, और तुम पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, बस नंबर बढ़ जाओ यहाँ से। और वो अपना मुंह उसकी तरफ पीट कर लेती है, सिर्फ इतना करती है टीचर। बच्चा वहाँ खड़ा है और वहाँ से फिर वो थोड़ी देर बाद बच्चा लौट जाता है। तो ये क्या है, ये हमने पहले ही प्री ऑक्यूपेशन अपने दिमाग में बना लिया कि जो बच्चा है वो मार्क्स बढ़वाने के लिए आया है ना। ये हमारे मन में एक अपने आप ही हमने ये बना लिया। तो ये एक कंसेप्शन जो हमारी कम्युनिकेशन को हिंडर करेगा, जो हमको बच्चे से दूर, जो बातचीत है हमारी उसको दूर कर रहा है। तो दूसरा आ गया फिर शेयरिंग पावर एंड आपका कंट्रोल। शेयरिंग पावर एंड कंट्रोल में जैसे हम पहले ही बोल देते हैं आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, यू मस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन वी वर ऑफ योर एज वी नेवर डिड दिस। ये सब हायरार्की चली आ रही है ना। तो हमने ये, बच्चा जो है अपने डिलाइमा में है, अपनी परेशानी में है, कंसर्न में है, लेकिन हम बच्चे की बात को तो हम सुन ही नहीं रहे, हम तो अपनी बात ही करे जा रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो इस चीज को भी हमको थोड़ा सा देखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या। अब हम आते हैं इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव नॉन कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम फेस में देखते हैं वी कम्युनिकेट लव, फियर, इंटेंसिटी, है ना, और जेंटलनेस, एंगर, इरिटेशन, काम, हमारी आंखों के थ्रू, आई कांटेक्ट से हम ये चीज़ें कर सकते हैं।
तो जैसे हमारी कई बार हमारी जो पोस्चर्स होते हैं, जो हमारी आंखों का एक्सप्रेशन होता है, फेस का एक्सप्रेशन इनवाइटिंग होता है, फॉरबिडिंग होता है, वार्म होता है, कोल्ड होता है, फियरफुल होता है, कई बार हम बहुत हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कई बार इंटेंस भी होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो सबकॉन्शियसली हम लोग इसको जो बच्चों को देखते हैं और बच्चे भी उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने आई कांटेक्ट को रखें, फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छा रखें, यानी कि जो है ट्रुथ होना चाहिए। तो ये हमारे इंटरनल स्टेट ऑफ पर्सन को, हमारे इमोशंस जो होते हैं हमारे फेस पे लिखे हुए होते हैं, ये सब चीज़ें तो सबको पता ही है ना। और ये बच्चा उनको समझता है। कई बार हमको बच्चे को भी समझना होता है कि बच्चे के रीडिंग उसके स्टूडेंट फेस को हम पढ़ें और देखें क्या स्ट्रेस है। कई बार बच्चे बड़े अजीब सा उनका होता है ना। कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं, अरे लड़के तो रोते ही नहीं हैं, तुम लड़के हो के रो रहे हो, या अरे तुम कैसी हो, डोंट गिगल, लड़कियां का काम ही है, तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। ये चीज़ें, रोना तो एक अच्छी फीलिंग है। अब तो इसको मतलब आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि ये इमोशनली जो होती है ना हमारी पर्सनैलिटी होती है, और धीमे धीमे हम लोग इसको सीरीन, अगर बहुत गंभीर सा चेहरा बनाए रहे हैं वो अलग हो जाता है। तो ये चीज़ें। अब आता है हमारा वॉइस टोन और साइलेंस। वॉइस टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने कहा यू आर डूइंग वेल, यू पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यू आर डूइंग, नॉट अदर्स। फिर हम कई बार बोलते हैं यू आर डूइंग वेरी वेल, तो डूइंग पे स्ट्रेस है, तो फोकस इज ऑन योर एक्शंस। फिर हम बोलते हैं यू आर डूइंग वेरी वेल, वेरी पे हमारा स्ट्रेस आ जाता है। तो वेरी में क्या है, एक्सेलेंस, आपके एफर्ट का, इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट हमारे में आ जाता है। और यू आर डूइंग वेरी वेल, वेल पे हम स्ट्रेस करते हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क पे आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमारा टोन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा टोन कैसा है, अथॉरिटेटिव है, सरकास्टिक है। हम कई बार कमेंटिंग वे में बच्चों से बात कर लेते हैं, बच्चे का भी हमको समझना चाहिए कि बच्चे की फीलिंग्स क्या है, और दोनों तरफ से है ये चीज़, एक नहीं। कई बार साइलेंस भी बहुत ऑकवर्ड होता है। कई बार आप देखिए कि साइलेंस जो होता है इतना ऑकवर्ड होता है कि हमें लगता है कि इसमें कुछ बोला जाए, भरा जाए। कई बार बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं या कहीं नहीं बोलता, या किसी के घर भी जाइए कई बार तो एकदम से साइलेंस हो जाते हैं, तो अजीब सा लगता है। अब बॉडी पोस्चर टेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉडी है वो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे डिफिडेंस को, अलर्टनेस को, एनर्जी को, लैक ऑफ एनर्जी, इन सब चीज़ों को बताती है। हमारे पोस्चर्स बताते हैं हमारे डिप्रेशन, सैडनेस। अगर आप पोस्चर्स के बारे में पढ़ें तो आप यू विल बी एस्टॉनिश्ड कि आपका पूरी बता देगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपका बॉडी का पोस्चर एक एक चीज़ आप एनालाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में तो आप पढ़िए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये चीज़ें, है ना। और ये जो जैसे कि टेंसिंग अप जॉज, अपने जॉज को एकदम ऐसे भींच लेना, है ना, शोल्डर्स को कस लेना, फ्राउन करना, नॉटिंग अप मसल्स, स्टमक को, ये सब, है ना। कई हमारे बॉडी पोस्चर्स हमारी कम्युनिकेशन को ओपन करते हैं। नर्वसनेस, नाखून काटना, नेल्स को, है ना, और बॉडी शेमिंग, ये सब चीज़ों से हमें बहुत बचना है। ये मतलब है जो बॉडी पोस्चर और टेंशन को बताते हैं। फिर आता है स्पेस, डिस्टेंस एंड टच। स्पेस जो स्टडी, कैसे हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, हाउ वी यूज़ द स्पेस, इसको इंग्लिश में प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। तो ये प्रॉक्सिमिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा पावर, हमारा स्टेटस हमारे रिलेशनशिप में बताता है। जैसे आप देखिए कि प्रिंसिपल और जो टीचर्स हैं, कई बार उनके बहुत बड़े बड़े पर्सनल स्पेस बबल्स होते हैं, है ना। इमेजिन टीचर वॉकिंग डाउन अ क्राउडेड कॉरिडोर एंड द स्टूडेंट्स दे क्रिएट स्पेस फॉर हर इन डिफरेंस। यानी कि एक टीचर आ रहा है तो बच्चे दूर दूर भागते हैं, एकदम मैडम हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, कई बार अगर आप बहुत बच्चों के संग कम्युनिकेशन अच्छा है तो बच्चे आपके संग चुपचाप चलते रहेंगे, एकदम भगेंगे से नहीं। या साइज ऑफ प्रिंसिपल का जो या टीचर का जो टेबल है ना, हाउ मच फिजिकल डिस्टेंस, कितना फिजिकल डिस्टेंस आप बच्चे से मेंटेन कर रहे हैं। तो ये अनकॉन्शियस नॉन वर्बल सिग्नल ऑफ पावर है। हम कभी सोचते भी नहीं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये चीज़ें हैं। आप कभी कोई जाइए ना, जैसे किसी कमिश्नर के ऑफिस में हम लोग जाते हैं कमिश्नर के ऑफिस में, तो उनका इतना बड़ा टेबल, इतना बड़ा, बहुत एक हम लोग उनसे बहुत दूर महसूस करते हैं कि हम उनसे बहुत दूर हैं, और मतलब ये हमसे बहुत अलग है, हमसे अलग चीज़ है। और कई बार आप डीएम वगैरह के जाइए, वो बड़े आपको वेलकम करेंगे, आपके पास आके बैठ जाएंगे सोफे में बगल में, तो आपको लगता है कि अरे ये कितने अच्छे हैं ना, कितना अच्छे से हमसे मिले, बात की। तो ये क्या, जरा सा उनका पोस्चर, तो ये तो टीचर्स जो है कई बार हम ये भी करते हैं कि जेंटल और वार्म टच, ये भी एक नॉन, मैंने देखा कई लेडी टीचर्स बहुत बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे भी उनसे इतना प्यार करते हैं, कई जेंट्स का भी ऐसे ही है। लेकिन कुछ लोग बच्चों से बहुत डिस्टेंस रखते हैं, वो कहते हैं बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते, हाथ भी लगाना उन लोग को बच्चों को गवारा नहीं है। वो दूर से बच्चों से बात करेंगे, और अगर बच्चा रो भी रहा है तो वो दूसरे बच्चे से बोलेंगे उसको चुप कराओ, है ना। तो थोड़ा सा क्या है कि कभी कभी हम लोग हाउस मास्टर्स भी हैं, हम लोग ये भी हैं, तो थोड़ा ये नॉन वर्बल, तो ये कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं, क्लासरूम में भी आते हैं, और नेचुरली
जब हम बच्चों के संग हाउसेज में रहते हैं, उनके संग सारा दिन रहते हैं, तो क्लासरूम में भी आएगा। अगर हमारा बाहर उनके संग गैप है तो वो घर में भी आएगा। जैसे पहले ज़माने में होता था कि पेरेंट्स, पापा अंदर आए तो बेटा बाहर, बेटा अंदर तो पापा बाहर, ऐसा चलता था। तो यही चीज़ है। अब हम आते हैं कि कम्युनिकेशन एप्रीहेंशंस, यानी कि आशंकाएं हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन हमारा अच्छा नहीं होता। ये बैरियर्स हैं हमारे, और इस पे आप रिपोर्ट लिख सकते हैं कि इंटरनल डिस्कम्फर्ट। इंटरनल डिस्कम्फर्ट में हम सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कि जो मेन है, एक्सपीरियंसिंग फियर, वार्म फ्लश और आपका टेरर, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप कर रहे हैं इसको। इंटरनली आप बच्चा जो है डिस्कम्फर्ट है, वो उसको डर लग रहा है, भय है, ये सब चीज़ें। फिर दूसरा आता है कम्युनिकेशन अवॉइडेंस। कम्युनिकेशन अवॉइडेंस से मतलब है कि आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, बच्चा अवॉइड कर रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपसे इंटरैक्ट नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ों को आप नोट करिए, बच्चा विड्रॉल कर रहा है, तो ये हिंड्रेंसेस है। कम्युनिकेशन विड्रॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। फिजिकल और साइकोलॉजिकली बच्चे विड्रॉल कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स बन जाते हैं, जिसमें हमारे लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है, लैक ऑफ कन्फ्यूजन रहता है, लैक ऑफ लिसनिंग होता है, ट्रस्ट नहीं रहता, स्टीरियोटाइप हो जाते हैं हम लोग, प्रेजुडाइज हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल विड्रॉल। फिजिकल तो हम फिर भी कभी भी कवर अप कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल अगर हम बच्चे से दूर हो जाते हैं तो वो बहुत हो जाता है। ओवर कम्युनिकेशन, ये भी कई टीचर्स का प्रॉब्लम है, दे स्पीक टू मच, लॉन्ग वर्डेड, कंफ्यूज्ड मैसेज। कई बार आप देखो 1-1 घंटा स्पीच देते हैं असेंबली में, बच्चे जो हैं बिल्कुल बोर हो जाते हैं। उनको उससे अच्छा अगर 10 मिनट भी आप बोलते, इफेक्टिव बोलते, तो हम लोग कहते हैं ना कि यार इतना लंबा बोला, इतना हो गया। तो ये सब बातें हैं। अब आता है जो मैं आपसे बात कर रही थी कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम कर चुके हैं पहले ही। अब हम आते हैं मेजर्स। अब हमको क्या मेजर्स लेने हैं जब हम अपने क्लासरूम में क्या इम्प्रूव करें। जो हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट है कि लिसन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए। फर्स्ट एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। इसलिए हम लोग लिसनिंग स्किल्स बच्चों को सिखाते हैं इंग्लिश में, कि सुनना सीखें। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप लिसनिंग होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आप देखिए, एक उसमें कहा है कि वॉक इन रश आवर फुटप्रिंट, तो आवर फुटप्रिंट्स में क्या दिखाई देगा, सॉरो, एंजाइटी। अगर हम वॉक बहुत तेज रश कर रहे हैं तो हमारे फुटप्रिंट्स में सॉरो दिखाई देगा, एंजाइटी दिखाई देगा। अगर हम वॉक इन पीस कर रहे हैं तो हमारे फुट में, हमारी फीट्स में पीस, सेरेनिटी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आप चलते हैं उसी हिसाब से आपका इम्पैक्ट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत इंटरप्ट करिए, बच्चे को बोलने दीजिए। आप उसको बोलिए, बोलने दो जो बोल रहा है, बिल्कुल मत इंटरप्ट करिए। गलत इंग्लिश बोल रहा है, गलत ग्रामर बोल रहा है, गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, करने दीजिए, उसकी मन की बात आने दीजिए बाहर। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, और आप क्या बोल रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए बच्चे को, बिल्कुल। और ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यूज़ अवेलेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए बोलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। सच्चाई बताइए बच्चे को। एंड कीप योर कूल अपने को रखिए। हम टीचर्स हैं, हम बहुत ऊंचे पद पे हैं, बच्चों के सामने हमारा एक आदर्श होना चाहिए। हमको कभी भी गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा किसी भी आपस में नहीं करना है। अगर करना है तो हम किसी रूम में जाके या अलग होकर करें। डोंट टॉक डाउन, और कभी भी निम्न स्तरीय बातें नहीं करना। टीचर का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटीट्यूड इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको जो एक ह्यूमैनिस्टिक थिंकर है कार्ल रॉजर्स, 1983 में उन्होंने कहा कि 3 एटीट्यूड्स होते हैं। सबसे पहले रियलनेस, जेन्युइननेस टीचर की, प्राइजिंग, एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट, एम्पैथी, और तीसरा ऑथेंटिक और ट्रू सेल्फ्स। ये 3 चीज़ें उन्होंने टीचर को बोला कि टीचरों में ये 3 चीज़ें, रियलनेस होना चाहिए, जेन्युइननेस होना चाहिए, उनमें प्राइजिंग होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट और एम्पैथी होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, ऑथेंटिक और ट्रू सेल्फ्स होना चाहिए। ये बड़े ही मतलब टर्म्स हैं, तो जो हम अपने को जाने, ओन एंड द टीचर अपने को जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर का एटीट्यूड। फिर गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी, कि हम कैसा दे रहे हैं फीडबैक और कैसा फीडबैक। अगर टीचर एगोइस्टिक है, रिजिड है, तो उसको भी वैसा ही फीडबैक मिलेगा, है ना। तो उसको बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर टीचर एम्पैथेटिक है, कंस्ट्रक्टिव है, स्पेसिफिक है और ऑथेंटिक है, यानी कि अगर उसमें एम्पैथी है ना, जो कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ इनोवेटिव उसमें है, तो बच्चे भी उसका फीडबैक बहुत ही अच्छे से देंगे, क्रिएटिव होंगे। आप देखिए ना, जैसे टीचर्स होते हैं जिस स्कूल में हंसते रहते हैं, बच्चे भी हंसते रहते हैं। जहाँ टीचर्स एकदम गुस्से से रहते हैं तो बच्चे भी डरे डरे रहते हैं। जहाँ टीचर्स खूब बोलते हैं वहाँ बच्चे भी खूब बोले रहते हैं। तो कई कई जगहों पे आपको ये स्किल्स बहुत आसान से टीचर्स को देख के समझ में आता है।
फिर रिलेशनल लाइफ पोजीशंस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे कम्युनिकेशन को बहुत करता है। जैसे आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, वन डाउन पोजीशन, आप मुझसे नीचे हैं, कि मैं तो ओके नहीं हूँ पर आप ओके हैं, तो ये बराबरी का नहीं है। आई विश आई कुड डू दैट एज वेल यू डू, यानी कि शायद मैं भी कर पाता। तो आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। तो यहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है जब हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर आई एम ओके, यू आर ओके, ये सबसे बेस्ट है, हेल्दी पोजीशन है। इसमें आप बच्चे में आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके, तो ये क्या है, इसमें सेंस ऑफ वेल बीइंग है, फेथ है, होप है ना। और बच्चा जो है, चॉइस है बच्चे के पास, कंस्ट्रक्शन है, इनोवेशन है, सब कुछ है। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ये तो टोटल नेगेटिव सिचुएशन हो गई जहाँ होपलेसनेस हो गया। फिर आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये भी वन अप पोजीशन है। अब यहाँ देखिए, पहले में आई एम नॉट ओके में वन डाउन हमने किया था, और आई एम ओके और यू आर नॉट ओके में वन अप हो गया, है ना। इसमें क्या होता है, आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके, इसमें क्या होता है कि ग्रोइंग इंडिविजुअल, है ना, ब्रूटलाइज, अब्यूज्ड इन चिल्ड्रन आता है। इसमें बच्चे में जो होता है ब्रूटलिटी, अब्यूज, गालियों की जो होती है, ये सब चीज़ें आती हैं। ये इमोशनली नम्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। और उनको हम लोग आगे कहते हैं ये तो ऐसा करता है, ये तो गालियाँ देता है, हम तो नहीं देते, ये तो ऐसा करता है। तो ये होता है, ये जो है ये गिविंग एंड रिसीविंग, ये फीडबैक है हमारा। और रिलेशनल लाइफ पोजीशन एंड देयर इन्फ्लुएंस। अब आता है जेंडर, कल्चर, डाइवर्सिटी, कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन में, क्या मेजर्स हमको लेने हैं। जेंडर वाइज गर्ल्स जो होती हैं सभ्य होती हैं, लड़के शैतान होते हैं, इस टाइप की जेंडर हम जो एक बना के चलते हैं पहले से ही, है ना, कैरेक्टर एक मन में बना लेते हैं। और हमारी जो क्लास है वो डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल उसमें लर्निंग नीड्स होती हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स भी हो सकते हैं, और लैंग्वेज नीड्स भी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी उसमें आती हैं। तो आप इनको अगर थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर इसमें अच्छा खासा बन जाएगा। अब आप आता है इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट पार्ट ऑफ द पोर्शन, कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे आप करें, है ना। आप उसको सबसे पहले कीप इट रियल। आपका आप जो भी कम्युनिकेशन क्लास में कर रहे हैं उसको आप रियल रखिए। वाइल डिलीवरिंग द मैसेज बी हम ट्रूथफुल एंड एज कंप्लीट एज पॉसिबल। अपनी बात को कंप्लीट करिए। बी टाइमली, डोंट वेट अंटिल यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन टू डिलीवर अ मैसेज। टाइमली करिए, तब तक मत वेट करिए जब तक सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी ना हो जाए तब हम मैसेज देंगे, ऐसा नहीं। जितना है उसको टाइमली बच्चों को बताइए। फोकस और कंसिस्टेंसी, लगातार कंसिस्टेंट रहिए। टेलर योर मैसेज, यानी कट, जो एडिट करना है एडिट करके बोलिए, जो जितना जरूरी। री इन्फोर्स, उसको बार बार उसमें कुछ इन्फोर्स करना है, कुछ ऐड करना है। फीडबैक को इनकरेज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक लेना बच्चों से अगर अच्छी कम्युनिकेशन है। जैसे बच्चों से कुछ एक क्वेश्चन बताया, उसके बाद उसको पलट के पूछा, हाँ बताओ मैंने क्या बोला था, तो अगर बच्चे उसको बता देते हैं इसका मतलब आपने उसको सही तरीके से कम्युनिकेट कर दिया। तो एम्पावर योर मैनेजर्स, और आपके मैनेजर्स हैं उनको आप एम्पावर करिए। उनको मैनेजर्स, हमारी जो स्किल्स हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको हमको सबको मैनेज करना है। यानी कि हमारे आँखों से, हमारी आँख, कान से, नाक से, हमारे व्यवहार से, खड़े होने के तरीके, बोलने से, डायलॉग से, सब चीज़ से हमारी इसको हमें एम्पावर करना है। Communication not only eases the process but also generates a synergy that promotes a better understanding of what you do and what your team are working to achieve. तो अगर आपको कोई चीज़ को अचीव करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और इससे एक एनर्जी बनती है जो आपकी टीम को आगे बढ़ने में करती है। कोऑपरेशन इससे बढ़ता है और आप में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, और आई गारंटी है दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज एंड अप टू द टास्क। तो जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, वो भी उस पर बराबर रहेंगे। और इसमें इस्टेब्लिश करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट, एक बच्चों के लिए सेफ इन्वायरमेंट करिए। इनकरेज टीम वर्क, डोंट स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। ये बहुत कॉमन मिस्टेक टीचर्स करते हैं कि सबसे आगे खड़े रहते हैं, बैक बोर्ड के आगे वहीं खड़े ही रहते हैं। मतलब आपको क्लास में घूमना है, बच्चों के बीच में जाना है, बच्चों के पास, कभी कभी उनकी डेस्क पे भी बैठ जाइए। तो ये कम्युनिकेशन है। ये जैसे आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके संग घर में, वैसे ही बच्चों के संग करना है। यूज सब आप देखिए कि फॉरेन के जितने भी वीडियोस में देखती हूँ उसमें कभी भी टीचर खड़ा हुआ नहीं मिलता मुझे, वो बच्चों के बीच में बैठा हुआ दिखाई देता है, बच्चे उसको घेरे हुए दिखाई देते हैं। तो यही है, डोंट स्टैंड एट द फ्रंट। यूज सम एक्टिव लिसनिंग एक्सरसाइज। आप कुछ एक्टिव लिसनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं क्लास में, जिसमें बच्चे को हाउ टू बी ए गुड लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट है। बी श्योर टू गिव पॉजिटिव फीडबैक, और बच्चे को आपको क्या पॉजिटिव फीडबैक देना है, तो ये भी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आप कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना। कई बार हम ऐसे बोल देते हैं ना, पेरेंट्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। बच्चे इसको बहुत नेगेटिव मानते हैं। इसकी वजह हम बोल दें, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द स्कूल रिगार्डिंग चाइल्ड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस नॉट इन द हॉस्टल्स।
इस टाइप से आप लिख दें, मतलब अब उसी बात को कहना। जैसे कि बोलते हैं ना कि कहने में ही तो सब कुछ है, बोलने में ही तो सब कुछ है, क्या बोला मैंने, कैसे बोला। कई बार हम बोलते हैं अरे हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, उसको क्यों बुरा लग गया, पर हमने क्या बोला था हम उसका इम्पैक्ट नहीं जान पाते। तो ये है, कई बार पेरेंट्स हमसे बात करना चाहते हैं, उनको नहीं हमारे पास टाइम होता, हम उनको बुरी तरह से बोल देते हैं। उसी चीज़ को हम अच्छे से भी बोल सकते हैं। अगर हम उसके पेरेंट्स के संग रैपो अच्छा करेंगे तभी हमारे बच्चे के संग भी रैपो अच्छा होगा और हमारा कम्युनिकेशन हर मायने में से। आई होप तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या हमारी हिंड्रेंसेज होती हैं क्लास में, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी क्लासरूम में कैसे बेटर बनाया जा सकता है। I hope this video will be very useful. Please share and give your comments and like the video. Thank you. Have a nice day. Bye.